गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कल मैंने जो है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के बारे में बताया था। ये दूसरा जनरेटर भी मैंने बताया था। ये दो प्रकार के होते हैं। जनरेटर आर टू टाइप्स, नंबर 1 AC एंड नंबर 2 DC। टुडे आई विल स्टार्ट द टॉपिक है डायरेक्ट करंट जनरेटर एंड DC जनरेटर। कल मैं एक बात बताना तुम्हें भूल गया, वो पहले बता दूं। ये अगर यूटिलिटी ऑफ द जनरेटर यानी एसी के बारे में बता रहा हूं पहले। यूटिलिटी ऑफ एसी जनरेटर, ये अलग से बता रहा हूं, कल वाले में ही है। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब भारत में अधिकतर कौन से जनरेटर यानी कितनी हर्ट्ज के, हर्ट्ज का मतलब होता है कंपन प्रति सेकंड। क्या मतलब होता है? कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड। यानी भारत में अधिकतर किस आवृत्ति के, इसकी जगह वो क्वेश्चन में दे देगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, किस आवृत्ति के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो भारत में जो है 50 हर्ट्ज के, ध्यान रखना कि भारत में जो अधिकतर एसी जनरेटर जो हैं 50 हर्ट्ज के उपयोग में लिए जाते हैं। और इसका मतलब भी पूछ लेते हैं, व्हाट डू मीन द 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि आर्मेचर जो है 1 सेकंड में 50 राउंड ले लेता है, 50 रोटेशन कर लेता है पूरे। तो 1 सेकंड में 50 चक्कर आर्मेचर जो लगा लेता है। तो इसका मतलब है कि भारत में अधिकतर जो है 50 हर्ट्ज के जनरेटर यूज किए जाते हैं। अब इनकी उपयोगिता कुछ निर्भर करती है, तो वो मैं बात और बता दूं। और क्या क्या पूछते हैं वो उपयोगिता लिख लो। यूटिलिटी, अब मेन बात आ रही है यूटिलिटी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया था, इसके बारे में आप समझ गए। भारत में अधिकतर किस हर्ट्ज के जनरेटर का उपयोग किया जाता है और इसका मतलब समझाओ। एंड एक्सप्लेन द मीन ऑफ दिस 50 हर्ट्ज। तो फिर समझ लो इसको। भारत में अधिकतर 50 हर्ट्ज यानी 50 कंपन प्रति सेकंड किसके, आर्मेचर के, इसका जनरेटर का उपयोग किया जाता है। यानी कितने, 50 हर्ट्ज के। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में आर्मेचर या कुंडली जो है वो 50 चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 50 रोटेट्स इन 1 सेकंड। ये बात समझ लेना। अब मेन बात आती है यूटिलिटी की। यूटिलिटी में वो ज्यादातर पूछ लेते हैं कि किस किस पर तुम्हारा ये जनरेटर जो है कौन कौन से गुण पर निर्भर करता है। यानी नंबर ऑफ कॉइल्स, कल मैंने बताई थी तुम्हें और आज भी यही बात बताऊंगा। ये जो कॉइल्स लपेटी हुई है आर्मेचर पर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कुंडली में घेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अब यही इसका मतलब समझ लो। हालांकि तुम्हें सीधा सीधा लिखना है, केवल वो यूटिलिटी पूछते हैं कि किस कारक के ऊपर जनरेटर की उपयोगिता निर्भर करती है। तो पहला बताया था नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर 2 बता रहा हूं वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर या एरिया ऑफ आर्मेचर, कुंडली का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आर्मेचर। इसका मतलब क्या हुआ, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। ये नंबर 3 पे देखना वेलोसिटी यानी कुंडली का ये घूर्णन वेग, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, यानी घूर्णन वेग यानी घूमने का वेग, घूमने
घूमने का वेग, ये इस बात पर। और नंबर 4 है पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये रिपीट कर रहा हूं एक बार और, कि मतलब किसी भी जनरेटर, एसी जनरेटर हो, उसकी उपयोगिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये फैक्टर 4 हैं। डिपेंड अपॉन एसी जनरेटर इज डिपेंड अपॉन द 4 फैक्टर। नंबर 1 है नंबर ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ कॉइल्स का मतलब ये हुआ कि तुमने कुंडली जो बनाई है आर्मेचर के ऊपर, जो तार का ब्रेड लपेटे हैं, उनकी संख्या कितनी है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब विद्युत धारा का मान तुम्हें ज्यादा प्राप्त होगा, और अगर कम लपेटे हैं तो विद्युत धारा का मान कम प्राप्त होगा। दूसरा था एरिया ऑफ आर्मेचर यानी कुंडली का क्षेत्रफल। ये जो है लंबाई इंटू चौड़ाई के हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकल आता है, तो वो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, बट नेचुरल है कि ये कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा हो जाएंगे। एक वेलोसिटी ऑफ रोटेशन यानी घूमने का वेग, एक तो धीमे धीमे है और एक तेजी से। तो जब ज्यादा तेजी से घूमन वेग होगा तो इसका मतलब ये है कि मतलब विद्युत धारा का मान अधिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय क्षेत्र लगाए जाते हैं किसके अराउंड द आर्मेचर, आर्मेचर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो होता है, वो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतने चुंबकीय फ्लक्स के मान में अधिक परिवर्तन होगा और विद्युत धारा का मान अधिक होगा। नाउ वी विल स्टार्ट द डायरेक्ट करंट जनरेटर। पहले इसके हम कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन, इसमें भी वही पार्ट होंगे, यानी इसकी बनावट के बारे में अगर पूछे, ये तुम प्रश्न पत्र में अच्छी तरह से देख लेना कि इसकी बनावट के बारे में पूछ रहा है या वर्किंग ऑर्डर यानी किसके वर्किंग ऑर्डर यानी क्रियाविधि, इसके बारे में पूछ रहा है। दोनों बात देख लेना। अगर वो मान लो बनावट पूछ रहा है तो वही कण की तरह भाग होंगे, मतलब इस जनरेटर में पहले वो जंत्र की डेफिनेशन लगोगे। हाँ, एक बात तो बता दूं, इनमें डिफरेंस देखना। अगर डिफरेंस पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर में अगर अंतर पूछता है तो पहले इसकी डेफिनेशन समझो। दिस डिवाइड आल्सो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यह भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का साधन है। ये तो केवल क्या हो गई जनित्र की परिभाषा। लेकिन अगर तुमसे पर्टिकुलरली दृष्टि धारा जनित्र क्या है, तो वह साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और उसे हम विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। लेकिन इसमें धारा का मान और दिशा परिवर्तित नहीं होती है। वहां एसी में बताया था मैंने कि धारा का मान और दिशा जो है निश्चित समय अंतराल के पश्चात यानी आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल वो धारा की दिशा और मान बदलता रहता है। यहाँ पर धारा की मान और दिशा नहीं बदलते। तो सारे वर्णन वही है। अब मैं इसको बताऊंगा दिष्ट धारा जनित्र, फिर समझ लो। दिष्ट धारा जनित्र वह जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम आता है, लेकिन इसमें धारा का मान और दिशा परिवर्तित नहीं होती है। वह जनित्र जो है दिष्ट धारा जनित्र कहलाता है। अगर डिफरेंस तुमसे पूछे तो डिफरेंस दो हैं, किसमें एसी एंड डीसी, एसी
और डीसी में कितने डिफरेंस हैं? 2। नंबर 1 एसी में क्या लिखोगे? ये तो दोनों में है कि चेंज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कॉमन जनरेटर की परिभाषा है, लेकिन ये दोनों में है तो डिफरेंस नहीं होगा ये। अब डिफरेंस क्या होगा? धारा का मान और दिशा निश्चित समय अंतराल के बाद बदल जाती है। धारा का मान एवं दिशा निश्चित समय अंतराल के पश्चात बदल जाती है, और इसमें धारा का मान और दिशा नहीं बदलती। अर्थात ये मैंने लाइन लिखी हुई है, ये लिखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी धारा का मान और दिशा नहीं बदलती है किसके? निश्चित समय के बाद। तो इसका मतलब आ जाएगा, इसी का नहीं करके लिख देना, यानी धारा का मान और दिशा निश्चित समय अंतराल के पश्चात नहीं बदलती है। तो इधर क्या लिख दोगे? नहीं। कौन? धारा का मान एवं दिशा, धारा का मान एवं दिशा नहीं बदलती है, इसीलिए वो लिखा था रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, निश्चित रहती है। ये तो हो गया पहला डिफरेंस दोनों का। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? ध्यान से समझना। जहां हमने स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया था, किसमें? एसी में, यानी दूसरा डिफरेंस है S1 का S2 का उपयोग, S1 का S2 का उपयोग किया जाता है, और इसमें उनके स्थान पर कम्यूटेटर C1 और C2 का उपयोग किया जाता है। एक बार ये पूछ लिया था क्वेश्चन बोर्ड में कि दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर का उपयोग क्यों किया जाता है, जिससे, अब इसका आंसर सुनो गौरपूर्वक, जिससे धारा का मान एक ही दिशा में प्राप्त होता है, इसलिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ये ठोस आयरन है और इसका ये सिलिंड्रिकल कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, ये मतलब हमारा क्या होगा? सर्पिबल है, यानी स्लिप रिंग। ये अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल बीच में से काट दें तो हमें ये जो है इस तरह से प्राप्त होंगे, तो ये कहलाएंगे कम्यूटेटर, यानी हाफ पार्ट ऑफ द स्लिप रिंग इट इज नॉन एज कम्यूटेटर। तो धारा का मान एक ही दिशा में प्राप्त हो, इसलिए दिष्ट धारा जनित्र में कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। अब मैंने बताई थी कि सारी चीज वही होती हैं, कल जो मैंने बताया था वही है, लेकिन केवल सर्पिबल है, यानी स्लिप रिंग के स्थान पर स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग का मतलब हो गया कम्यूटेटर। ये मैंने दिया दिक् परिवर्तन, यानी दिशा को परिवर्तित करने वाले, इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा मतलब, ये तो अंतर वाली बात बता दी, लेकिन कंस्ट्रक्शन यानी बनावट की दृष्टि से अगर हम पूछें तो मतलब पहले हेडिंग क्या डालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये एसी और डीसी में क्या थे? डिफरेंस थे। ये मैं बिगाड़ दे रहा हूं, डीसी यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर। ये पहले डेफिनेशन लिखना। अच्छा, इसका सिद्धांत भी बता दे रहा हूं। प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सिद्धांत इसका क्या है? ये जरूर लिख देना, चाहे वो क्वेश्चन में पूछे चाहे ना पूछे। ये बात कल भी बहुत जो उससे बताई थी, तो
तो प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत भी वही है, क्यों? जनरेटर है तो वही सिद्धांत होगा जो कल प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में था। अब बनावट समझो। नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। पहले हेडिंग क्या डालोगे? मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। क्या डालोगे? चुंबकीय क्षेत्र। देखो नंबर 1 हेडिंग डाल दिया। अब इसमें क्या लिखना है? इसकी बनावट में दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N व S होते हैं। N व S होते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय ध्रुव होते हैं। यहाँ पर भी जो है हॉर्स शू मैग्नेट का इस्तेमाल, यानी घोड़ानाल चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी चुंबक का? घोड़ानाल चुंबक का। घोड़ानाल चुंबक का। और ये शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। और यहाँ पर घोड़ानाल चुंबक यानी यू के आकार की, इसके आकार की यू शेप मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब नंबर 2, आर्मेचर या कॉइल। आर्मेचर और कॉइल एक ही बात है। आर्मेचर और कॉइल ये सुचालक तार की बनी हुई कुंडली होती है जो आर्मेचर के ऊपर लिपटी रहती है। यह कच्चे लोहे और नरम लोहे यानी कास्ट आयरन की बनी होती है। और इसकी क्यों बनी होती है अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, अलग से क्वेश्चन दे दे तुम्हें कि आर्मेचर जो है नरम लोहे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद वहां चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स का मान कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। तो आर्मेचर में क्या लिखोगे? यह धर्मा लोहा या नरम लोहा या कच्चा लोहा का बना हुआ एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसके दो सिरे होते हैं। इस पर एक सुचालक तार की कुंडली यानी कंडक्टिंग वायर की कॉइल जो है इस पर ब्रैप लपेट दी जाती है जिसे हम आर्मेचर या कॉइल कहते हैं। नंबर 3 में किसके लिखोगे? दिक्परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। ये नंबर 3 हेडिंग डाल देना। नंबर 3 इधर भी लिख दे रहा हूं। क्या होगा? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है? दिक्परिवर्तक। दिक्परिवर्तक। पहली लाइन तो ये भी लिखना कि इसका प्रयोग दृष्टि धारा जनरेटर में इसलिए किया जाता है जिससे धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती रहे। एक सर्पी वलय के दो हाफ पार्ट यानी दो आधे भाग मिलकर के ही कम्यूटेटर, मिलकर नहीं, एक सर्पी वलय के दो हाफ भाग यानी दो आधे भाग ही कम्यूटेटर का निर्माण करते हैं। इसके एक सिरे का संबंध यानी कनेक्ट, वन एंड इज कनेक्टेड बाय armature, one part of armature and second part C2 is connected with the second end of the armature। यानी इसमें आर्मेचर का एक सिरा जो है वो कम्यूटेटर यानी दिक्परिवर्तक C1 से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो है कम्यूटेटर C2 से जुड़ा होता है। नंबर 4 आते हैं, यही बताया था कल मैंने, ब्रुश। ये ब्रुश जो होते हैं कार्बन के या ग्रेफाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए ब्रुश होते हैं और इनका काम ये होता है इनका फिसलने का, इसलिए इनका स्प्लिट रिंग
स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग जो होती है कार्बन की होती है या ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कम्यूटेटर पर फिसलने का काम करती है। ये तो हो गया इसकी बनावट का वर्णन। अब इसमें एक लास्ट पैराग्राफ में लिखना, दोनों पुरुषों का संबंध बाह्य परपथ में लोड से होता है, जहां पर हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है और घूर्णन के लिए शाफ्ट भी लगा हुआ रहता है। ये हो गए चारों भाग का वर्णन। वो ही है, केवल डिफरेंस एक ही रहा। एसी में, एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में सर्पी बल है S1 और S2 का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर कम्यूटेटर यानी दिक्परिवर्तक C1 और C2 का उपयोग किया जाता है। लास्ट में मैंने क्या बताई थी, मैंने ये कहा था कि दोनों पुरुषों का संबंध बाह्य परपथ में लोड से होता है, जहां पर कि हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, तथा घूर्णन यानी रोटेशन के लिए इसमें शाफ्ट लगा रहता है। वर्किंग मेथड शुरू का तो वही है जो कल बताया था। अब पहले समझो वर्किंग ऑर्डर यानी कार्य विधि। इसका क्या होगा, कार्य विधि यानी जनरेटर किस प्रकार से कार्य करता है, हाउ डज द फंक्शन ऑफ द डायरेक्ट करंट जनरेटर। ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो, व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटेड द मैग्नेटिक फील्ड, जब आर्मेचर को सप्तशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रोटेट यानी घुमाया जाता है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लगातार यानी कंटिन्यूअसली जो किससे होकर गुजरते हैं, कॉइल से होकर के। ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, then the magnetic flux through the coil continuously लगातार घूर्णन करते हैं। change the induction current, inducted current, तो इसमें विद्युत धारा के मान में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत धारा के मान में क्या होता है, बदलाव होता है, और flows the it ब्रुश V1 and V2। ये किधर से किधर की ओर बहती है, ब्रुश V1 से V2 की ओर प्रवाहित होती है ये धारा। V1 कैसा काम करता है, पॉजिटिव, और V2 कैसा काम करता है, नेगेटिव कार्य करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जैसे ही आर्मेचर को जो घुमाते हैं तो ये कंटिन्यूअस धारा बहती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो ब्रुश V1 और V2 जो हैं इस प्रकार से समायोजित हो जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज यानी विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। इन द कॉइल माने कुंडली में, इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द ब्रुश, और ब्रुश के संपर्क में कौन आता है, चेंजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कम्यूटेटर और अदर पार्ट C2, यानी एक ब्रुश का भाग जो है कम्यूटेटर C1 के कांटेक्ट में रहता है और एक C2 के कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरह से जो डायरेक्शन जो है करंट का आउटर सर्किट यानी बाह्य परपथ में एक ही दिशा में रहता है। बाह्य परपथ में धारा जो है वो एक ही दिशा में प्राप्त होती है। अब इसको देखो, हाँ फिर समझो, जब आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N व S के मध्य में घूर्णन कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब प्रेरित विद्युत धारा बहती है जब, तो ब्रुश V1 व V2 की स्थितियां, ब्रुश V1 और V2 की स्थितियां इस प्रकार से समायोजित की जाती हैं कि कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित होती है। यानी ब्रुश V1 और V2 की स्थिति किस प्रकार से समायोजित की जाती है कि धारा जो है दिशा परिवर्तित की जाती है, तो ठीक उसी समय उन ब्रुशों का संबंध कम्यूटेटर के एक भाग से हटकर कम्यूटेटर के दूसरे भाग से हो जाता है। यानी कम्यूटेटर एक भाग से हटकर दूसरे भाग में भी फिगर बनाकर बताऊंगा। तो धारा की दिशा जो है समय के साथ इसमें नियत रहती है।
ये मैंने बताया था। अब इसमें डिटेल समझो। सभी वलय के स्थान पर कम्यूटेटर आ जाते हैं। सभी वलय के स्थान पर क्या आ जाते हैं? कम्यूटेटर। जहां पर तुम्हारे ये कम्यूटेटर लगे हुए हैं वो मतलब आ जाते हैं। तो पहले हाफ रोटेशन में फर्स्ट हाफ रोटेशन, यानी पहले आधे घूर्णन में धारा जो है वो C1 क्या कम्यूटेटर C1 क्या होता है? C1 तो होता है पॉजिटिव और C2 होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और C2 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। अब ये तो पहले आधे घूर्णन में है, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। अब अगले आधे घूर्णन में क्या होता है? धारा की दिशा बदलती है। डायरेक्शन चेंज ऑफ द करंट। सेकंड हाफ रोटेशन, धारा की दिशा परिवर्तित होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट आर चेंज। धारा की दिशा बदलती है। जब धारा की दिशा बदलती है तो क्या होता है? कम्यूटेटर जो C1 था पहले वाला वो तो हो जाता है नेगेटिव। वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये हो जाएगा कम्यूटेटर C2 हो जाएगा पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना, शुरू में पहले आधे चक्र में तो C1 पॉजिटिव होता है और C2 होता है नेगेटिव, लेकिन जैसे ही अगला आधा चक्र शुरू होता है, आधा घूर्णन प्रारंभ होता है, वैसे इसकी स्थिति बदल जाती है। जो C1 पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है और C2 पहले नेगेटिव था वो अब कैसा हो जाता है? पॉजिटिव होता है और धारा V1 से V2 की ओर प्रवाहित होती है। करंट फ्लोज फ्रॉम V1 टू V2, यानी धारा की दिशा जो है V1 से V2 की ओर प्रवाहित होती है। अब पूरे आधे चक्र में पूरे चक्र में क्या होता है? पहले का हाफ राउंड और दूसरे का हाफ राउंड मिलकर के क्या हो जाते हैं? धारा की दिशा V1 से V2 की ओर घूमती है। उसी समय क्या होता है? यहां एक खास बात पर समझना, यह क्या होता है? ब्रुश V1 यानी कम्यूटेटर C1 और C2, जब धारा की दिशा एक ही दिशा में रहती है और ये है ब्रुश V1 और V2। अब ये कम्यूटेटर C2 तो जो है ब्रुश V1 के संपर्क में आ जाता है और ये कम्यूटेटर C1 जो है ब्रुश V2 के संपर्क में आ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये काम कब होता है? जब अगला आधा घूर्णन, यानी क्या पहला आधा चक्र के बाद दूसरा आधा चक्र जैसे ही प्रारंभ होता है वैसे ही कम्यूटेटर की स्थिति बदल जाती है। और कम्यूटेटर की स्थिति क्या होती है? कम्यूटेटर की स्थिति, कम्यूटेटर C1 जो है ब्रुश V2 के कांटेक्ट में यानी संपर्क में आ जाता है और कम्यूटेटर C2 जो है ब्रुश V1 के संपर्क में आ जाता है। और V1 हमेशा जो है धनात्मक रहता है, V2 कैसे रहता है? ऋणात्मक। इस प्रकार पूरे चक्र में यानी पहले का हाफ और दूसरे का हाफ जो है वो धारा जो है बाह्य परपथ में ब्रुश V1 से V2 की ओर प्रवाहित होती है, यानी ये। अब ये देखना, देखो इसकी कार्यविधि फिर समझो। जब आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी यांत्रिक ऊर्जा से घूर्णन कराया जाता है तो मतलब क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है।
अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो मतलब कुंडली C1 से जुड़ा सिरा धनात्मक होता है और कुंडली C2 से जुड़ा हुआ एंड जो होता है, सिरा जो होता है, वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, पुरुष V1 और V2 यानी ये V1 कैसा होगा, पॉजिटिव, और V2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पहले आधे चक्कर में धारा की दिशा जैसे ही बदलती है, पहले हाफ चक्कर में जैसे पूरा हुआ वैसे धारा की दिशा जो है परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात क्या होगा, कम्यूटेटर C1 पुरुष V2 के संपर्क में आ जाएगा और कम्यूटेटर C2 जो है पुरुष V1 के संपर्क में आ जाएगा और कम्यूटेटर C1 हो जाएगा ऋणात्मक। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, और कम्यूटेटर C2 कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो जो ऋणात्मक कम्यूटेटर कुंडली में घूमने का कारण जो है, कुंडली अब घूमेगी, उसके घूर्णन का यानी रोटेशन का कारण क्या है, क्योंकि कम्यूटेटर की स्थिति बदल जाती है। तो ये जो है धारा सदैव V1 से V2 की ओर यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है, V1 से V2 की ओर प्रवाहित होती है, जिससे धारा जो है हमें एक ही दिशा में प्राप्त होती है। थैंक्स। कल मैं न्यूमेरिकल तुम्हें करा दूंगा। हाँ, याद है मुझे कुछ न्यूमेरिकल छपे हुए हैं चित्र के इसी पार्ट में, तो कल का जो वीडियो होगा वो इससे जो पीछे तुम्हारे साथ अभ्यासात्मक प्रश्न थे उसके पीछे जो छपे हुए हैं चित्र वाले, वो मैं बताऊंगा। उसका टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, वो कल समझा दूंगा। थैंक यू।